गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 24 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आराम से पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा। मुझे थोड़ा सा फीवर है तो आवाज थोड़ी सी अलग लगेगी, पर ध्यान से सुनेंगे तो पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। रिलैक्स होकर देखिएगा पूरे सेशन को। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर। आपको वहां पर रोज पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। आइए शुरू करेंगे 24 दिसंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो देखिए, भारत के पीएम को अगर किसी भी देश का नागरिक सम्मान दिया जाता है, इवन प्रेसिडेंट को भी अगर दिया जाता है, तो आप उसे याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लगातार एग्जाम में देख रहे हैं। अभी आपको पता है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी कुवैत की यात्रा पर थे। यहां पर कुवैत ने अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर ए। यह है भारत के पीएम जिन्हें कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। क्यों दिया गया, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो देखिए, भारत के पीएम ने कुवैत और भारत के मध्य में जो कल्चरल और ट्रेड रिलेशन है उनको बढ़ावा देने में अपना अहम योगदान दिया है। जो हमारी पॉलिसी रही है ना कुवैत के साथ, वो कहीं ना कहीं एक तो कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए और ट्रेड रिलेशन को कुवैत के साथ मजबूत करने वाली रही है। इसलिए भारत के पीएम को कुवैत ने अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से हाल ही में सम्मानित किया है। ये अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले इंडियन है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ अगर सभी देशों के सर्वोच्च सम्मान देखें तो भारत को यह 20वां सर्वोच्च सम्मान मिला है। 2023-24 में जो जो दिए गए हम उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 2023 में भारत के पीएम को दिया गया था। इकबाल अवार्ड दिया गया पलाऊ के द्वारा। द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया गया पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया 2023 में मिस्र के द्वारा। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस ने दिया था। ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस ने दिया था 2023 में। ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो ये दिया था भूटान ने 2024 में इसी साल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोजल 2024 में रशिया ने दिया। ऑर्डर ऑफ नाइजर 2024 में नाइजीरिया ने दिया भारत के पीएम को। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका का अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना, गुयाना का नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस ने दिया। और ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जिसकी हम बात कर रहे हैं 2024 में अभी भारत के पीएम को कुवैत के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? तो पहला एडिशन है तो हमको याद रखना चाहिए। पहले तो हम ये समझे कि आयोजन कहां हुआ है। तो आयोजन किया गया मलेशिया में। कहां पर? मलेशिया। फर्स्ट अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप है 2024 का। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन करवाती है। पहला एडिशन मलेशिया में आयोजित किया गया। फाइनल खेला गया था इंडिया और बांग्लादेश की टीमों के मध्य में, जहां पर इंडिया की जो अंडर 19 विमेंस क्रिकेट टीम है उसने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर यह खिताब हाल ही में जीता है। तो विनर हो गई इंडियन टीम और रनर अप हो जाती है बांग्लादेश। आयोजन मलेशिया। फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के मध्य। विनर इंडिया और रनर अप बांग्लादेश। पहला ही एडिशन है तो यहां पर हमें कप्तान पता होना चाहिए। निक्की प्रसाद यहां पर अंडर 19 विमेंस T20 क्रिकेट टीम की हमारी कैप्टन थी। मलेशिया में आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने करवाया। 6 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। इंडिया विनर, बांग्लादेश रनर अप। यहां पर बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया गोंगाडी त्रिशा को। इंडिया की प्लेयर है, सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने ही बनाए हैं 159 पूरी सीरीज में। सेकेंड सबसे ज्यादा विकेट आयुषी शुक्ला ने लिए हैं, 10 विकेट पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने अपने नाम किए। अभी देखिए दिसंबर 2024 में ही अंडर 19 मेंस T20 एशिया कप 2024 भी खेला गया था। इसमें बांग्लादेश ने इंडिया की टीम को हराया था और आपको पता बहुत बुली भी किया था इन्होंने इंडियन टीम को। मतलब जो नारे भी लगे थे स्टेडियम में। उसके बाद ठीक है, ये खेल भावना के थोड़ा सा विपरीत था, अगर देखा जाए तो ये सही भी नहीं था। अब हमने अंडर 19
विमेंस T20 एशिया कप का खिताब जीत लिया और हराया भी हमने भी बांग्लादेश को ये। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। सामान्य हिंदी का आप सभी के लिए यहां पर कोर्स अवेलेबल है। आपको पता है सारे स्टेट के एग्जाम्स में नॉर्मली हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली एसआई वगैरह में काफी क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं और यूपीएससी में भी हमको हिंदी देखने को मिलता है। तो आप सभी के लिए फाउंडेशन कोर्स यहां पर अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे हिंदी के सारे, क्लास नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी यहां पर आप लगा सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। और इसके अलावा आप हमारा जो करंट अफेयर का 2025 का पैकेज है वन स्टॉप सॉल्यूशन, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं काफी नॉमिनल चार्जेस में, इवन ₹0 में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी हिंदी के कोर्स की, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। काफी सारे कोर्सेस आपकी एग्जाम ओरिएंटेड आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़े। 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो पहली चीज, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है, नेशनल फार्मर डे। यह मनाया जाता है भारत के फॉर्मर पीएम चौधरी चरण सिंह के सम्मान में। भारत के 5वें राष्ट्रपति रहे हैं। इनका अगर हम टेन्योर देखें तो 1979 से 1980, ऑलमोस्ट 5-5.5 महीने का ही इनका कार्यकाल रहा। भारत के 5वें पीएम थे चौधरी चरण सिंह। तो इनके सम्मान में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसानों के बहुत बड़े हितैषी माने जाते हैं ना, इंडियन फार्मर्स के सच्चे हितैषी, किसानों के अधिकारों के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इन्होंने काफी काम किए हैं पीएम पद पर रहते हुए, जबकि इनका जो टेन्योर है बहुत ही छोटा रहा है। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में 23 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे, है ना। 2024 की थीम की बात करें तो एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर अ प्रॉस्पेरियस नेशन 2024 में राष्ट्रीय किसान दिवस की थीम है। 2001 में भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर नेशनल फार्मर्स डे का अनाउंसमेंट किया था पहली बार और यह मनाया गया 2001 में। किसानों के कृषि क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करते हुए भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन यह जन्म जयंती है किसकी? चौधरी चरण सिंह की। भारत के 5वें पीएम रहे हैं। अगर हम टेन्योर देखें तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, 5-5.5 महीने का कार्यकाल है। उत्तर प्रदेश राज्य से ये बिलोंग करते हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इसी साल 2024 में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। निम्नलिखित में से किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है किली हॉजकिंसन ने। आंसर हो जाएगा आंसर टी। इंग्लैंड की एक बहुत ही मशहूर धाविका है ना, धावक हम बोल सकते हैं, जो रेसर होते हैं, दौड़ लगाने वाले, है ना, मैराथन वगैरह में भी दौड़ते हैं। तो केली हॉजकिंसन है जो कि जिन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का हाल ही में अवार्ड दिया गया है। देखिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पहले भी एसएससी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी जिन्हें मिला वो ये है ना। दिसंबर 2024 में बीबीसी ने स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान किए। इंग्लैंड की धाविका किली हॉजकिंसन को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया किली हॉजकिंसन ने, तो इन्हें दिया गया बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 का खिताब। वैसे इसके अलावा मुझे लग नहीं रहा है कि बीबीसी के अदर अवार्ड पूछे जाएंगे, फिर भी अगर रिस्क ना लें तो 2 अवार्ड हम और देख लेते हैं। यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यह दिया गया ल्यूक लिटलर को, ग्रैंड प्रिक्स प्लेयर हैं जो कि इंग्लैंड से ही आते हैं। इसके अलावा बीबीसी वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर आर्मंड डुप्लेंटिस को दिया गया यह अवार्ड। इनकी बात करें तो ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं और एक पॉल वॉल्टर के खिलाड़ी हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी और बीबीसी
जो संस्था है, आपने नाम सुना होगा, उसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं हर साल, बेस्ट प्रदर्शन या परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग खेलों में। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, क्योंकि अभी नेशनल जो फार्मर डे उसकी हमने बात की है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में, तो चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2024 को अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है 4 क्षेत्रों में। इसके अंतर्गत जो कलाम रत्न अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया, तो चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2024 में कलाम रत्न अवार्ड दिया गया नीरजा चौधरी को। नीरजा चौधरी की बात करें तो इनकी पत्रकारिता के लिए, है ना, नीरजा चौधरी को हाल ही में कलाम रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए 4 अलग अलग कैटेगरी है चौधरी चरण सिंह अवार्ड में, 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं। अगर हम अभी जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा प्रदान किए गए। 4 कैटेगरी में सबसे पहला है हमारे पास कलाम रत्न अवार्ड, जो कि पूछा जाता है, वैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी दिया जाता है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो नीरजा चौधरी है उन्हें कलाम रत्न अवार्ड दिया गया है उनकी पत्रकारिता के लिए, जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से निष्पक्षता के आधार पर जो पत्रकारिता की है, नीरजा चौधरी, इन्हें दिया गया कलाम रत्न अवार्ड। किसके तहत? चौधरी चरण सिंह अवार्ड के तहत। पहला तो यह हो गया। दूसरी आती है फार्मर अवार्ड कैटेगरी, यह दिया गया प्रीतम सिंह को। कृषि के विकास के लिए इन्होंने जो काम किए, इसके लिए प्रीतम सिंह को फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह अवार्ड की दूसरी कैटेगरी। एक है कृषक उत्थान पुरस्कार, डॉक्टर फिरोज हुसैन को दिया गया। एग्रीकल्चर के इस सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए काम करने के लिए कृषक उत्थान अवार्ड फिरोज हुसैन को हाल ही में दिया गया। फिर आते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, इनको दिया गया सेवा रत्न अवार्ड, चौथी कैटेगरी। सेवा रत्न अवार्ड दिया गया जल संरक्षण के लिए उन्होंने जो काम किए उसके लिए। चौधरी चरण सिंह अवार्ड देता कौन है? तो ये किसान ट्रस्ट देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक सह अनुसंगी संस्था है किसान ट्रस्ट, जो कि चौधरी चरण सिंह अवार्ड प्रदान करता है। और हमारे जो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा ये सभी जिनको प्राइज दिए गए हैं उनको प्रदान किए गए। ठीक है। ग्रामीण विकास, कृषि, पत्रकारिता, इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी भी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर किस देश की पीएम के रूप में नियुक्त की गई है? तो क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर की बात करें तो यह हाल ही में नई पीएम अपॉइंट की गई आइसलैंड की। कहां की? आइसलैंड। आइसलैंड की बात करते हैं तो एक यूरोपीय देश है, यूरोप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिलता है, ग्रीनलैंड के निकट है और आइसलैंड यूरोप का देश है। तो यूरोप के देश आइसलैंड की हाल ही में नई पीएम के रूप में अपॉइंट की गई क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आइसलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र की पीएम बनी, सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री। ठीक है। सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस एसडीए से ये बिलोंग करती है। पीएम के रूप में हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। फ्रोस्टाडोटिर को आइसलैंड के पूर्व पीएम बजरनी बेनेडिक्टसन के स्थान पर हाल ही में अपॉइंट किया गया। पहली बार 2021 में आइसलैंड पार्लियामेंट में चुनी गई थी कौन? तो यह है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बजरनी बेनेडिक्टसन। तो बजरनी बेनेडिक्टसन के स्थान पर आइसलैंड के हाल ही में नई पीएम के रूप में अपॉइंट की गई, ये कौन है? क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर। ठीक है। यहां पर अगर हम आइसलैंड की बात करें, यूरोपीय देश, रेक्सेविक यहां की कैपिटल है, और हल्ला टॉमस डोटिर वर्तमान में आइसलैंड के प्रेसिडेंट के पद पर है। पीएम और प्रेसिडेंट दोनों याद रखो, क्योंकि हल्ला टॉमस डोटिर की भी नियुक्ति कुछ समय पहले ही हुई है। यह है आइसलैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूरोप के उत्तर पश्चिम में देखने को मिलता है ना, एक द्वीपीय देश है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दिसंबर 2024 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने संजीवनी योजना की शुरुआत की है? तो संजीवनी योजना
दिल्ली में इलेक्शन है तो दिल्ली गवर्नमेंट धड़ाधड़ स्कीम्स लॉन्च कर रही है। उसी में अभी जो स्कीम आई है, कल के सेशन में भी हमने एक स्कीम की बात की थी, करेंगे उसकी विवाद। अभी जो आई है वो है संजीवनी योजना। इसे लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। आंसर बी। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। देखिए योजना क्या है समझिए। दिसंबर 2024 में दिल्ली गवर्नमेंट ने संजीवनी योजना की शुरुआत की है। एक प्रकार का हेल्थ प्लान है। दिल्ली में जितने भी 60 वर्ष या उससे ज्यादा एज के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए स्पेशली निजी या पब्लिक या प्राइवेट दोनों ही हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा संजीवनी योजना के तहत। दिल्ली गवर्नमेंट ने राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए संजीवनी योजना को लॉन्च किया है हेल्थ प्लान के रूप में। देखिए रिसेंटली जो अदर स्कीम्स लॉन्च की गई है, अगर हम उसकी बात करें तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, महिलाओं को 1,000 रुपए तक आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। 2100 करने की बात की गई थी कि इलेक्शन के बाद अगर जीत के आती है आम आदमी पार्टी तो 2100 रुपए कर देगी, लेकिन इसके तहत अभी 1,000 रुपए महीना राज्य की महिलाओं को दिया जा रहा है दिल्ली में। इसके बाद अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट दलित परिवार के बच्चों के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। इसके लिए कल हमने इसको डिस्कस किया था, अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम को। यह भी दिल्ली सरकार की योजना है। आगे बढ़े, आगे आइए। दिसंबर 2024 में किस मंत्रालय ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया? तो दिसंबर 2024 में नो डिटेंशन पॉलिसी, इसे समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। भारत के शिक्षा मंत्रालय की पॉलिसी है नो डिटेंशन पॉलिसी। है क्या? इसको समझना पड़ेगा। देखिए भारत की जो शिक्षा नीति है ना उसके तहत ये लाई गई थी। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एक रेफरेंस क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नो डिटेंशन पॉलिसी को हाल ही में समाप्त किया है और एक नए रूल्स को यहां पर लागू किया। भारत का जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम है 2009, उसके तहत इसे लागू किया गया था पूरे भारत में। होता यह था कि 8th क्लास तक के जो स्टूडेंट होते थे ना उनको फेल नहीं किया जाता था, हालांकि उनका प्रदर्शन कैसा भी हो, फेल नहीं किया जाता था और नेक्स्ट कक्षा में उन्हें ऑटो प्रमोशन दे दिया जाता था, बिना फेल किए अगली कक्षा में भेज दो। जबकि उनका कोई, आप समझिए, बैड एजुकेशन है, फेल हो रहे हैं 2-2 सब्जेक्ट में, 3-3 सब्जेक्ट में, फिर भी नेक्स्ट क्लास में उनको भेज दिया जाता था। यह हमारी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के तहत यह प्रावधान था। नो डिटेंशन जो हमारी पॉलिसी थी पहले, जिसको हमने बदला है वो, अब इस नो डिटेंशन पॉलिसी को हमने खत्म कर दिया। क्योंकि भाई इससे क्या हो रहा है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो गड़बड़ाता जा रहा है। आप समझिए ऐसे बच्चे जो पढ़ भी नहीं पा रहे, अगर उन्हें ऐसे धक्का दे के आगे पहुंचाते रहेंगे तो आगे जाके वो क्या समाज को बिल्ड कर पाएंगे, है ना। इसलिए अब सेंट्रल ने इसे खत्म किया, नो डिटेंशन पॉलिसी को। कुछ रूल्स बनाए हैं नए। रूल्स के तहत 5th से 8th अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो उसे फेल माना जाएगा। 2 महीने के भीतर री एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है, अगर आपको पता हो तो वो करवाया जाएगा। और अगर फिर भी फेल हो जाता है तो भैया फिर अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी को अब सेंट्रल ने खत्म किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने खत्म करने की घोषणा की है, ताकि देश में शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। मेन उद्देश्य यही है। और भाई एक हेल्दी सोसाइटी, समाज का निर्माण करना है ना, तो पढ़े लिखे बच्चे चाहिए। और अब ऐसा करेंगे तो फिर सीधी सी बात है, जो पढ़ के मेहनत करके पास हो रहे वो भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। ये एक कारण है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुंभ मेले में फर्जी खबरों और साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुंभ मेले में फर्जी खबरें और साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल वॉरियर पहल की शुरुआत की है। डिजिटल वॉरियर होगा क्या? कुंभ का मेला है 2025 में यूपी के प्रयागराज में, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है यह मेला। अब कोई भी अगर इससे रिलेटेड भ्रामक जानकारी फैलाता है, फर्जी खबरें फैलाता है,
तो उन सभी अपराध को रजिस्टर करने के लिए, त्वरित निपटान के लिए यूपी पुलिस ने डिजिटल वॉरियर इनिशिएटिव की शुरुआत की है राज्य में। राज्य में जो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं 10 लाख से ज्यादा, उनको यहां पर जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। और अगर ऐसी फर्जी खबरें या साइबर अपराध फैलता है तो उसको डिजिटल वॉरियर कैंपेन के माध्यम से रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है डिजिटल वॉरियर स्कीम या कैंपेन। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में से शुरू किया है। लास्ट क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहां किया जाने वाला है? तो यह संयुक्त रूप से पाकिस्तान और सऊदी अरब अमीरात में खेला जाएगा, यूएई में। तो पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात है ना, यहां पर संयुक्त रूप से खेला जाने वाला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 को। 2025 में आयोजित की जाएगी, 2025 की। यह हाइब्रिड मॉडल है, क्योंकि आपको पता है इंडिया ने मना कर दिया कि भैया हम तो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन हो जाता है खत्म। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब हाइब्रिड मॉडल पर लॉन्च की जाएगी। इंडिया के जो मैचेस है वो आयोजित किए जाएंगे यूएई में। कहां पर? यूएई में। ठीक है, तो पाकिस्तान में नॉर्मली वो मैच खेले जाएंगे जो कि पाकिस्तान के या अदर टीमों के हैं, और यूएई में वो मैच खेले जाएंगे जो कि इंडिया के मैच है। इंडिया के सारे मैच या इंडिया पाकिस्तान के जो मैच है वो यूएई में खेले जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बाकी सभी मैचेस पाकिस्तान में आयोजित किए जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो शुरुआत की गई थी 1998 में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2017 में करंट विनर रहा था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, और 2029 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन इंडिया में किया जाने वाला है, जब भी 2029 में आयोजित किया जाएगा। अभी तो पाकिस्तान और यूएई में। ठीक है, तो यहां पर 24 दिसंबर के सभी करंट अफेयर हो गए। अब हम फटाफट लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में सबसे ज्यादा वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा कौन? मध्य प्रदेश राज्य। आगे 21 दिसंबर को पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है लास्ट वाली? मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर डी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई? तो यह शुरू की गई नई दिल्ली में, अभी हमने बात की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 के लिए मिलिंग कोपरा को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या तय किया है? तो यह है 11,582 रुपए पर क्विंटल। दिसंबर 2024 में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो डब्ल्यूएचओ ने इसे हाल ही में जारी किया है। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह कौन है? जस्टिस मदन बी लोकुर। आगे किस राज्य में हर साल रण उत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गुजरात में, गुजरात के रण कच्छ जिले में। दिसंबर 2024 में आंध्र प्रदेश के अमरावती के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का कर्ज मंजूर किया? तो यह कर्ज है 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, जो कि वर्ल्ड बैंक देगा अमरावती के विकास के लिए। दिसंबर 2024 में युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत, इन्हें नेवी में शामिल किया गया। निर्माण किसने किया है? तो निर्माण किया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। लास्ट क्वेश्चन क्या था? आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा इंडिया में। आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने समझे थे, रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं कल वाला। क्या क्वेश्चन थे? दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो दीपा मलिक संबंधित है शॉर्ट पुट से। हाल ही में इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, बहुत ही फेमस थी, है ना, इसलिए दीपा मलिक से क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है। चंबल नदी का उद्गम कहां है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू तहसील के जानापाव से। तो राज्य पूछा है तो मध्य प्रदेश। विजयनगर साम्राज्य की प्राथमिक राजधानी कौन थी?
तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के लिए, विटनेस किसकी ऑटोबायोग्राफी है? रेलवे बोर्ड की स्थापना का श्रेय किस वायसराय को दिया जाता है? और सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।